नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मसला का और मसले में बात करेंगे। देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है और 17 अगस्त से पार्टी सभी नेता और कार्यकर्ता देश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर महंगाई चौपाल को आयोजित करते हुए नजर आ रहा है। रैली को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी कहा है कि दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयारियां कर चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर महंगाई पर लेकर हल्ला बोला जाएगा और दिल्ली चलो आंदोलन भी तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा चुकी है और कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाते हुए भी नजर आ रही है कि देश के लोग मोदी सरकार के आर्थिक प्रबंध से खामियाजा भुगतते हुए नजर आ रहा है और पार्टी का यह भी कहना है कि सरकार महंगाई को काबू करने में नाकामयाब यानी कि विफल साबित हुई है। क्या कुछ किसने क्या कहा आपको इस खास रिपोर्ट में बताते। इस रिपोर्ट से समझिए कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच में किस तरह से महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, संसद से सड़क तक घेराव, कांग्रेस पार्टी की महंगाई पर चौपाल, 17 से 23 अगस्त तक लगेगी चौपाल। कांग्रेस पार्टी देश भर के अंदर 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक महंगाई चौपाल लगाती नजर आ रही है। 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर महंगाई पर हल्ला बोल रैली करने जा रही है। इससे पहले कांग्रेस ने 5 अगस्त को भी महंगाई के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया था। उस दिन राहुल गांधी सहित उनके कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन में भाग लिया। कांग्रेस पार्टी ने महंगाई का मुद्दा संसद में भी उठाया। कांग्रेस पार्टी देश भर के अंदर महंगाई के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ चुकी है। इसको लेकर पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन करने की तैयारी में नजर आ रही है। तो वहीं पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में देश के अंदर बढ़ती महंगाई को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने का फैसला भी लिया गया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस आंदोलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हताशा में आकर कांग्रेस के 5 अगस्त के आंदोलन को काला जादू बताने का प्रयास किया। ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को आने वाले हफ्तों में और भी तेज करती हुई नजर आएगी। महंगाई चौपाल के समापन के बाद रामलीला के मैदान में भी महंगाई पर हल्ला बोल रैली करते हुए हम नजर आएंगे। रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले काले कपड़े पहनकर आंदोलन करने के मुद्दे पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोगों ने हताशा के नाम पर 5 अगस्त को काले कपड़े पहनने का काला जादू फैलाने की कोशिश की। वो लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा और हताशा का दौर खत्म हो जाएगा, मगर ये नहीं जानते कि जादू टोना, काला जादू और अंधविश्वास के अंदर लिप्त होकर वो फिर से लोगों में अपने प्रति विश्वास को पैदा नहीं कर सकते। पीएम ने कहा कि उनकी सोच है कि वो काले कपड़े पहनकर नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। वे ऐसे किसी भी रणनीति का सहारा ले सकते हैं, लेकिन काला जादू उनके बुरे दिनों को खत्म नहीं कर पाएगा। इसके जवाब में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम महंगाई व बेरोजगारी पर जवाब दें, अंधविश्वास की बातें कर पद की गरिमा को न घटाएं। अब खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो 28 अगस्त को आयोजन किया गया था रैली का, वो 4 सितंबर को किया गया। कोरोना काल की वजह से बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया। अब देखना होगा कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को कहां तक घेरती है और केंद्र सरकार इसका क्या जवाब देती है। हर खबर ब्यूरो रिपोर्ट। आपको पता है महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है अब वो संसद से लेकर सड़क तक आती हुई नजर आ रही है और जो प्रस्तावित तारीख थी उसको भी आगे बढ़ाया गया। आपको बताएं कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट करते लिखा कि कोविड-19 के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल रैली की तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है और 4 सितंबर को अब ये रैली होती हुई नजर आएगी। रैली के माध्यम से असंवेदनशील मोदी सरकार को जोरदार संदेश दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को लेकर हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है और 28 अगस्त को
एक बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी रैली करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो है तारीखें बढ़ा दी गई है। कोविड का हवाला दिया गया है और 4 सितंबर को इस बात को लेकर फैसला किया जाएगा कि किस तरह से यह आंदोलन आगे लेकर जाना है। कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हर एक क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत रहने की हिदायत देती हुई भी नजर आ रही है। महंगाई और बेरोजगारी दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़े पैमाने पर सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। और इससे पहले आपको बताएं, 5 अगस्त को भी आपने देखा था किस तरह से काले कपड़े पहन के कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया था और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि काले जादू करने से जनता के बीच में जो स्नेह और प्यार मिलना चाहिए वो मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी मुद्दे को लेकर हमारे खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर जो महंगाई और बेरोजगारी की मार है वो कहां जाकर थमती हुई नजर आएगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरह से इस मुद्दे को लेती हुई नजर आती है। रमन मलिक भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अर्जुन सिंह इनेलो प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप नरूला जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग दास गर्ग साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप भी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का सर बहुत बहुत स्वागत है हर खबर के ऊपर। और पहला सवाल मेरा रमन मलिक जी आपसे ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को लेकर या कहें केंद्र सरकार को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई का विरोध दर्ज करवाती हुई नजर आ रही है और अपने हिसाब से बात रखती हुई नजर आ रही है, कैसे देखते हैं सर? रमन मलिक जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रमन मलिक तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बजरंग दास गर्ग साहब अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। अब तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। से तो अब मुझे आवाज में थोड़ी गड़बड़ है, डबल। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मिर्जा जी, जनता के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे देश के अंदर जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर के ऊपर, महंगाई बेरोजगारी के ऊपर धरना प्रदर्शन उनका जारी है। आज से नहीं, काफी दिनों से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज बनी हुई है। इससे पहले भी आपने देखा 5 अगस्त को भी हमने जोरदार प्रदर्शन पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया और अनेकों हमारे नेताओं को भी दिल्ली के अंदर गिरफ्तार किया, जहां हरियाणा के अंदर भी, चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया गया, अनेकों जगह गिरफ्तारी दी। यहां तक कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अनेकों नेता दिल्ली के अंदर गिरफ्तार किए गए। और जहां तक महंगाई और बेरोजगारी, आज महंगाई और बेरोजगारी से देश ही नहीं पूरा देश प्रदेश की जनता बेहद दुखी है। आज हर चीज महंगी, खाद्य वस्तु महंगी, जरूरत का सामान महंगा। आप देखोगे जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं था उन वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया। जब से 1947 से लेकर आज तक कभी कपड़े पर टैक्स नहीं हुआ, कभी चीनी पर टैक्स नहीं हुआ, खाद पर टैक्स नहीं हुआ। इस सरकार ने क्या किया, इन्होंने आदमी के मुंह का निवाला छीनने के लिए, गरीब आदमी के मुंह का निवाला छीनते हुए खुले आटे पर टैक्स लगा दिया, चावल पर टैक्स लगा दिया। शुरुआत में छोटा छोटा रखते हैं, सबके पास चले जाते हैं, फिर खुली डिबेट करेंगे। बात पूरी करिए। जहां की के कारण कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। 28 तारीख को जो हमारे राष्ट्रीय स्तरीय रैली थी और वहां पर जो परमिशन मांगी गई, सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिली, कोविड का हवाला दिया गया, कोविड से आगे कर लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी सोचा कोई दिक्कत नहीं, 28 के बाद हम 4 कर लेंगे। 28 अगस्त के बजाय 4 तारीख को राष्ट्रीय स्तरीय रैली दिल्ली के अंदर होगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार कांग्रेस पार्टी का महंगाई और बेरोजगारी पूरे देश में प्रदर्शन जारी है, जारी रहेगा। उस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। रमन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ सर, मेरा सवाल यही है, कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कैसे देखते हैं? भाई मेरे को तो अच्छा लगा कि कांग्रेस कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है।
अच्छा। क्योंकि बोला जाता है कि थोथा चना बाजे घना, लेकिन यहाँ तो थोथा भी नहीं और घना भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्योंकि इनको इनका मार्गदर्शन करने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो अपरिपक्व हैं, अभी अबोध अवस्था से बाहर निकलने की चेष्टा में है। कांग्रेस 25 साल से उन्हें निकालने की कोशिश कर रही है और वो 25 साल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक इनके बीच में भी जंग चल रही है कि कौन पहले बनेगा, कौन जीतेगा, कौन आगे निकलेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अभी जो इन्होंने बोला गर्ग साहब ने, मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा और वो ये कि उनको जरा इनका जयराम रमेश जी का एक ट्वीट आया है और मैं समझता हूं कि जयराम रमेश जो हैं वो किसी न किसी स्थायी अच्छे पद पे कांग्रेस में हैं। उन्होंने ये कहा, अपने ट्वीट में लिखा कि कोविड को देखते हुए हमने 28 अगस्त की जगह 4 सितंबर को रैली करने का वादा करा या चेंज करा। उसमें उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दिया। तो एक तरफ तो ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि जी हमने कोविड को देखते हुए अपने आप को चेंज कर लिया और हम जनता के हितैषी हैं इसलिए हमने बदल लिया, और दूसरी तरफ इनके प्रवक्ता बोलते हैं सरकार ने नहीं करना दिया। तो पहले अपना बीच का विरोधाभास जो है उसको चलिए रमन जी, इसको लेकर भी जवाब लेंगे। छोटा छोटा रखते हैं, शुरुआती वक्त में सबसे एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर डिबेट को खोलते हैं। हमारे साथ अर्जुन जी भी जुड़ा हुए हैं, इनेलो प्रवक्ता है। अर्जुन जी, कैसे देखते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को लेकर, कहें तो केंद्र सरकार को लेकर लगातार महंगाई का मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही है, इनेलो कहां देखती है? शहनवाज जी, देखिए, अगर मैं बात करूं कांग्रेस की कि वो दिल्ली में रैली करना चाह रहे हैं, कोविड का बहाना है। अच्छा, इनको बहाना मिल गया कोविड के लिए। वो चौधरी अभय सिंह चौटाला थे ना, जो कोविड पूरी पीक पे था, हरियाणा की मंडियों में जाकर हरियाणा प्रदेश के किसानों का अनाज बिकवाने का काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हरियाणा प्रदेश की पूरी मंडियों का दौरा किया था उस टाइम पे जब कोरोना पूरी पीक पर था। और कांग्रेस के नेता गिरफ्तार किस लिए होते हैं शहनवाज जी? किस लिए गिरफ्तार होते हैं कि हमारे नेताओं पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, हमारे नेताओं पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। इस तरह से वो लोग, जब जनता की अगर कोई बात रखनी हो तो अब आना मिल गया कोविड का। अरे भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? आप नेताओं के लिए तो गिरफ्तारियां देते हो जब ईडी के छापे पड़ते हैं, जब सीबीआई के छापे पड़ते हैं। और मैं तो सिर्फ ये जानना चाहूंगा गर्ग साहब से कि ये कौन सी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है? हुड्डा वाली कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, शैलजा वाली कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, रणदीप सुरजा वाली कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है? अभी तक ये तो फाइनल नहीं हुआ कि कौन सी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। अगर कोई भी नेता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो विपक्षी भूमिका कांग्रेस को दी गई थी, उसको निभाने का काम अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं। वो निरंतर लोगों के मुद्दे उठाते विधानसभा में और विधानसभा के बाद। हाँ, चलिए अर्जुन जी, आपके पास भी आएंगे और वॉकआउट कर जाते हैं विधानसभा से। चलिए, आपके पास भी आएंगे हमारे साथ। हाँ जी, आपके पास आएंगे अर्जुन जी। प्रदीप जी भी जुड़ा हुए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, अगर बात की जाए महंगाई को लेकर, महंगाई हकीकत में जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार अपना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका मूल जो कारण है, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है? प्रदीप जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं शहनवाज जी, कि देर आए दुरुस्त आए। चलो, माना कि कांग्रेस अब सड़कों पे आने लगी है, जनता के बीच जाने लगी है, उनकी परेशानियों को समझकर मुद्दे उठाने लगी है, ये अच्छी बात है। और लोकतांत्रिक परंपरा में ये जरूरी भी है कि विपक्ष की भूमिका, हर पार्टी कोई ना कोई पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाती है, और विपक्ष की भूमिका होती है कि जनता के बीच में जाकर उनकी जो समस्याएं हैं उनके साथ खड़े होना। अगर कांग्रेस 4 सितंबर को जनता के समस्या या महंगाई को लेकर या कुछ और मुद्दे को लेकर, महंगाई के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर जनता के बीच आती है और एक प्रदर्शन करती है या रैली करती है, तो बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस जनता के बीच आ रही है। और जहां तक सवाल है कि कोविड का, मुझे नहीं लगता कि 28 और 4 तारीख में 6 दिन के वक्त पे में कोविड कोई दूर चला जाएगा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी हुई है, चाहे वो परमिशन की बात हो या बिना परमिशन की बात हो,
मैं उस विषय में पढ़ना भी नहीं चाहता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6 दिन में कोविड खत्म हो जाएगा या कोविड माइनस चला जाएगा। पता नहीं किस ज्योतिषी ने बताया है कि 6 दिन में कोविड का कोई प्रभाव कम होने वाला है, अगर कोविड की बात है तो मेरे ख्याल से ये कोई अंदर की कोई बात रही होगी, उनकी तैयारियों को लेकर कोई मसला रहा होगा। और ऐसा डेट बदलने में कोई दिक्कत भी नहीं है, लोकतांत्रिक परंपरा है। आप 28 को नहीं कर रहे तो 4 को कर रहे, 4 को नहीं कर रहे तो 2 को कर रहे, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। ये विवाद का विषय होना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस को खुल के कहना चाहिए कि 28 नहीं 4 को कर रहे हैं, तो वजह कोविड है या नहीं है, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 28 से 4 के बीच में कोविड का प्रभाव कम हो जाएगा, या किस वैज्ञानिक या किस ज्योतिषी ने बताया है, ये तो खैर कांग्रेस ही जाने। पर ये अच्छी बात है कि कांग्रेस अब जनता के मुद्दों के लिए जनता के बीच में आना चाह रही है। चलिए अब डिबेट को खोल देते हैं और साफ तौर पर बजरंग दासगढ़ साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये जो उठाया गया है प्रदीप साहब की तरफ से, ये एक मुख्य सवाल है। 4 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर आखिर कौन सा कोविड का काल जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा? 2.5 सालें हो गई कोविड के काल से, हम और आप जूझते हुए नजर आ रहे हैं। 6 दिन के अंदर कोविड का काल खत्म हो जाएगा? देखिए मिर्जा जी, जब रैली करनी है रैली 2 दिन पहले कर लो और 2 दिन बाद कर लो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब परमिशन ना मिले धक्काशाही करें, तुमको धक्काशाही कर रही है, लाइन ऑर्डर खराब कर रही है। एनएलओ का मेरे साथी बड़ा लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, मैं इनकी बातों पर जाता नहीं, इनकी बातों में महत्व देता नहीं। ये बार बार कहते भी हमने ये कर दिया। तो मेरे अजीज शांति रखो, अब सारी दुनिया जाना मेरे अजीज, एक चुनाव कोई बाहर कौन फोड़ता। कोरोना में हम कोरोना की आवाज जो है क्लियर नहीं जा पाती रहेगी। मेरी चीज सुन लेने बात, लोगों ने साथी, मैंने आपकी बात बड़ी शांति सुनी है। गला चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चला बैठ गया चिल्लाने से। अर्जुन जी, अपनी बात रख लीजिए। कोरोना था, हम कोरोना के अंदर अबे भाई घूमता रहा। अरे अबे भाई क्या घूमता रहा? कोरोना के अंदर बजरंग दासगढ़ हरियाणा की हर एक मंडी के अंदर मैंने दौरे किए, क्योंकि मैं व्यापार मंडल का एक एक करके। अर्जुन जी, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात रख लीजिएगा। गर्ग साहब अपनी बात बुलवा ले यार। अर्जुन जी एक एक करके, अर्जुन जी एक एक करके अपनी बात रख लेते हैं, ताकि सही तरीके से बात चली जाए। पता होता नहीं। अरे गर्ग साहब नाराज मत होइए। गर्ग साहब ये बताइए, बात हो रही है, बोलने देते नहीं, अपनी घर कर रहे। अर्जुन जी एक एक करके बात रख लेते हैं। गर्ग साहब बात पूरी करिए। अर्जुन जी मैं आपके पास आऊंगा। अर्जुन जी आपके पास मैं आऊंगा, अपनी बात आप पूरी रख लीजिएगा। इसके और सवाल पूछो, क्या सवाल पूछता है, फिर मैं जवाब दूंगा। नहीं गर्ग साहब बात पूरी करिए, बात पूरी। एक बात सोचने की है, इस पार्टी का कोई तो वजूद नहीं है हरियाणा के अंदर है। वो आज वो बोलता है और टीवी चैनल बोलता है, एक विधायक होकर अर्जुन जी बात अभी गर्ग साहब को रख लीजिए, आपके पास मैं आऊंगा, उस टाइम आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। राज्यसभा चुनाव था, लड्डू खान जाकर बीजेपी को वोट दिया है, बात करते हैं सरकार के खिलाफ। ये सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ये सरकार के साथ मिले हुए, सरकार की जीत है, सरकार के सोच से बने हुए बात करते हैं। चलिए रमन जी, अनिल 2 फाड़ हो चुके, एक ना बेटा बापू बचाना, बेटा बचा, चाचा बचाना, तो 3 बात करते हैं। जब तो संभाल नहीं सकते, हरियाणा संभालने की बात। चलिए गर्ग साहब, अर्जुन जी मैं आपके पास आऊंगा। रमन जी एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ। महंगाई जो है वो लगातार हकीकत है कि बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उसको लेकर जनता भी परेशान होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ खाका तैयार सरकार को करना चाहिए जिससे इससे बचा जा सके? गर्ग साहब मैं आपके पास आऊंगा, छोटा सा रिएक्शन रमन जी से ले लेता हूं। गर्ग साहब आपके पास आऊंगा, छोटा सा रिएक्शन रमन जी से ले लूं। बात को अगर हमने एक्चुअल इकोनॉमिक पे बात करनी है वो भी मैं आपको रीजन दे सकता हूं, और अगर आपने सिर्फ पॉलिटिकल हाई तौबा मचानी है तो मैं वो भी जवाब दे देता हूं। एक्चुअल का अगर बात करें तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया का क्या हाल है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद सारा जो खाद्य पदार्थ हो या आपका रॉ मटेरियल है, ओर है, आयरन है, तेल है, ये सब चीजें ग्लोबल इन्फ्लेशनरी इंडेक्स बढ़ा है। और चाहे वो भारत की आप बात करें तो सबसे कम इन्फ्लेशन भारत में है,
बनिस्बत किसी और बड़ी इकोनॉमी में, जहां पे आप अगर एक साइजेबल बात करना चाहते हैं और पॉलिटिकल बात करना चाहते हैं तो उसका भी जवाब दे देता हूं। देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है और उसको आप सब्सिडाइज करके ऑयल बॉन्ड से और उसके अलावा ऑयल पूल डेफिसिट से, उसके अलावा उधारी से, छोटे छोटे देश जो ईरान जैसे देश हैं उससे आप उधार उठा के ले आओ और वो बोलो जी हमने तेल सस्ता बेच दिया था, जी हमने ये सस्ता कर दिया था, हमने गैस भी सस्ती बेची। अरे वो गैस बेची ठीक है, लेकिन वो गैस मिलती कहाँ थी? उसके लिए भी आपके नवाबजादे को मनमोहन जी से लड़ना पड़ा कि जी 6 की जगह 12 सिलेंडर करो, 9 सिलेंडर में फैसला हुआ। तो ये तो आप लोगों ने देश का हाल कर दिया था। तुर्की बनाना, वेनेजुएला बनाना, अर्जेंटीना बनाने में कोई हर्जा नहीं जाता। रमन जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है। रमन जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ले लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। एक छोटा सा सवाल ये है कि जो गैस है वो अब 1000 के पार जाती हुई नजर आ रही है, चिंताएं गरीब की वहां पे बढ़ती हुई नजर आती हैं। देखिए, चिंताएं आपको गरीब की दिखती हैं, आपको ये नहीं दिखता कि 5 लाख रुपए का बीमा जो उसको मिलता है आज, जो पहले कभी नहीं मिला, उसको घर पे छत मिलती है, वो पहले कभी नहीं मिलती थी, वो मिल गई। उसको 12 रुपए के अंदर, 300 रुपए के अंदर अलग अलग स्कीमों के अंदर लाइफ इंश्योरेंस मिल रही है, वो पहले नहीं मिलती थी। आप उसके लिए भी कुछ नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिस प्रकार से निवेश हुआ कि एक 10 साल में 2004 से लेकर 2014 तक रफली आपने 27 लाख करोड़ रुपया खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और दूसरी जगह 2014 से लेकर 2021 तक आपने 91 लाख करोड़ रुपया खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये अपने आप ही आपको बताती हैं। और आपको एक और आंकड़ा दे दूं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जिसके ऊपर कभी कांग्रेस इतराती थी कि हमने एक अरसे के अंदर, एक 7 साल 8 साल की स्टडी के अंदर हमने लगभग 12 करोड़ से 15 करोड़ अति गरीब को कम करा। आज वही रिपोर्ट, वही चीज जो है वो ये कहती है कि इट इज नियरली फिनिश्ड, द पुअरेस्ट ऑफ पुअर इज नियरली फिनिश्ड इन इंडिया। ये जो बात है ये वही रिपोर्ट कहती है जिसके लिए ये अपनी पीठ सब पाते थे। तो इन चीजों को अगर आप इग्नोर करके एक देश को ये बोले कि जी सब कुछ अंधकार में है, तो मैं आपसे पूछता हूं, जो इनके मित्र हैं पाकिस्तान वाले, वो तो 1.7 बिलियन डॉलर के लिए पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमते हैं। और यहां भारत का हाल बता दूं कि एक दिन के अंदर 2.25 बिलियन डॉलर की तो गाड़ियां बुक हो गई महिंद्रा की। और उसके बाद आप ये बोल रहे इकोनॉमी खराब हो गई है जी, नौकरियां नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है। ये जो 1 लाख गाड़ियां बुक होती हैं ये तो कौन लोग करते हैं? नौकरियों को ये भारत के लिए आ रहा हूं अर्जुन जी, आ रहा हूं। चलिए रमन मलिक जी, एक गर्ग साहब आपसे एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं प्रदीप जी के पास जाता हूं और अर्जुन जी के पास जाता हूं। अर्जुन जी आपके पास आऊंगा मैं। एक छोटा सा रिएक्शन गर्ग साहब आपसे ले लेता हूं। आईएमएफ ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि जितनी भी विश्व के अंदर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत की स्थिति अभी भी बेहतर है और 80 करोड़ लोगों को जो है वो मुफ्त में अनाज जो है प्रोवाइड करवाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये संतोषजनक आंकड़ा लगता है या नहीं लगता है गर्ग साहब? बिल्कुल गलत आंकड़े, गलत बात है। देश के अंदर सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टैक्स की दरें भारत देश के अंदर मैं आंकड़े दे सकता हूँ। किसी भी देश के अंदर 28% जीएसटी नहीं है। अधिक 3% से लेकर अधिकतम 12% टैक्स है। और ये भारत ऐसा देश है पूरे विश्व के अंदर जहाँ 28% आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर टैक्स है। और महंगाई की दर और देशों से भारत देश के अंदर ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ब्रिटेन की आप बात करें तो वहां पर तो 10.1% पे महंगाई जाकर रुक रही है। अमेरिका और जर्मनी की भी जो महंगाई दर है वो 9.8% पर है। देखिए मैं इनका भी आंकड़ा दूंगा। हाँ, आ रहा हूँ रमन जी, आ रहा हूँ आपके पास। जहाँ महंगाई की बात है, आप ये देखिए, ये लोग किसान से गेहूं लेंगे 22 रुपए किलो, उसकी पिसाई करके वो बेचेंगे 35 रुपए किलो। आप कितना मतलब इन का ठगी का जाल है। आप हर चीज के अंदर देखोगे, सब्जी के रेट देख लो,
मतलब आप किराना का सामान देख लो, हर जरूरत का सामान देख लो। जहां मैंने पहले बताया कपड़े पर कभी टैक्स नहीं था, इसमें दही पर टैक्स नहीं था, दूध पर टैक्स नहीं था, खाद पर टैक्स नहीं था, चीनी पर टैक्स नहीं था। इन्होंने सब पर टैक्स के दायरे में लाकर आम जनता के कपड़े उतारने का इन्होंने काम किया है। जहां तक कि खेती में उपयोग आने दवाइयां जिसमें टैक्स फ्री था उस पर 18% वो टैक्स लगा दिया। जिन वस्तुओं पर 5% टैक्स था उन पर 28%। मैं सैकड़ों वस्तुओं के नाम गिना सकता हूँ, उनको वो 28% टैक्स लगा दिया। महंगाई दर कैसे घटेगी? महंगाई पर तो बढ़ रही है। इनके सामने जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पेट्रोल के ऊपर 3 पे कुछ पैसे थे, आज 25 में एक्साइज ड्यूटी के परसेंट एक्साइज ड्यूटी कर दी इन्होंने। जहां आज आपने रसोई गैस की बात कही तो रमन जी का जवाब आया, हमारे समय में 2014 तक 400 रुपए रसोई गैस सिलेंडर था, आज वही गैस सिलेंडर 1080 बिक रहा है। यूपीए के 22 महीने तक बहुत हुई, देखो ये नारा था, बहुत हुई महंगाई के बाद अब की बात मार सका। चलिए गर्ग साहब आपके पास आऊंगा, रमन मलिक जी आपके पास आऊंगा। अर्जुन जी काफी वक्त से जो है वो वेट कर रहे हैं। अर्जुन जी अगर बात की जाए महंगाई को लेकर, एक आंकड़ा अगर पेश किया जाए तो ब्रिटिश से आप तुलना करिए, जर्मनी से तुलना करिए, अमेरिका से तुलना करिए, और उस दौर में आप तुलना करिए जब 2.5 साल कोरोना के बीतते हुए नजर आए, उसके बावजूद भी उन तमाम देशों से जो महंगाई दर है वो हिंदुस्तान की पीछे नजर आ रही। IMF ने भी साफ तौर पर कहा कि अर्थव्यवस्था, अगर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की चर्चा की जाए तो भारत की स्थिति अन्य मुकाबलों में बेहतर है। अर्जुन जी देखिए, जो आंकड़े भाजपा के प्रवक्ता ने दिए कि हमने बीमा किया, छत बनवाई और उन्होंने गैस सिलेंडर की बात की, इनका क्या हुआ? अभी तक पिछले मैं कई डिबेट्स में हिस्सा ले चुका हूं, तब से यही चलता है, चाहे विधानसभा में चाहे विधानसभा में, कि हमने कांग्रेस से ये करा, हमने कांग्रेस से वो करा, हमने मुकाबला पिछली सरकारों से करते हैं, अपना नहीं बताते कि हमने क्या किया। सिलेंडर की बात कही, सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते थे और सब्जियों की माला डाल डालकर इनके मंत्री वहां पर प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज वो कहीं पर नहीं है। हर घर तिरंगा की बात करते हैं, हर घर रोजगार चाहिए, और आपने बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया और आपके तहत हमने देखी है कि घर नहीं है लोगों के पास। ये तो बात कर रहे हैं छत की, और घर नहीं है लोगों के पास। और इसी तरह से महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी देखिए, शहनवाजी बेरोजगारी कहां पर चली गई है। आज बताएं कि कोई युवा नौकरी लगना हो, आज कोई युवा नौकरी के लिए मांगता हो, नहीं, नौकरी की बात नहीं करेंगे ये लोग। ये लोग बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, ये लोग बात करेंगे मंदिर मस्जिद की। लेकिन अर्जुन जी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है ना कि विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इतने बड़े पैमाने पर मुद्दे उठाते हुए नजर नहीं आ रहा। अगर विपक्ष मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहा है तो विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा। आ रहा हूँ रमन जी आपके पास आ रहा हूँ, रमन जी आपके पास आ रहा हूँ। वो कहां से सुनाई देगी? हाँ आ रहा हूँ रमन जी। जो ना कहा वो भी तो सुनता रहा भाई, ये तो नया गाना बना दिया। आ रहा हूँ रमन जी, आ रहा हूँ। मैंने सब सुना है। हाँ आप बताइए ना, हर घर तक। अरे जो चीज मैंने कहीं नहीं वो भी सुन ली। कितना अच्छा दिल है, कितने अच्छे गाने मेरे भाई। मैं तो बिल्कुल जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। शहनवाज जी आप बात कर रहे हैं कि मुझे आपका सवाल कम सुना, कि जो विपक्ष मुद्दे नहीं उठाता वो वहां पर कहीं ना कहीं कमी है। वो विपक्ष की भूमिका हरियाणा प्रदेश नहीं, अब आप साफ तौर पर देख लें, हरियाणा की ही बात कर लेते हैं। हरियाणा की आप बात कर लीजिए, अगर दिल्ली के अंदर ये 28 अगस्त को होने वाला था वो बढ़ा दिया गया, क्या 6 दिन के अंदर कोरोना काल खत्म हो जाएगा? वो मैं पहले ही बोल चुका हूं शहनवाज जी, कांग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आती, सिर्फ कोविड के बहाने मारती है। और मैंने आपको बताया कि अभय सिंह चौटाला जी थे जिन्होंने मंडियों में जाकर, जब कोरोना पहली बार आया था और पूरे पीक पर था, अभय सिंह चौटाला जी मंडियों के अंदर थे और उन्होंने किसानों की फसल बिकवाने के लिए जोरदार प्रदर्शन, निरंतर लगातार रोज कई घंटे तक। तो मैं वो बता रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना के बहाने मारते हैं, और जब इनके नेताओं पर छापे पड़ते हैं फिर ये तिलमिला जाते हैं। अगर मैं ये बात कहता हूं फिर ये तिलमिलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग घर बैठकर सिर्फ और सिर्फ अखबारों की सुर्खियों का बनने का काम करते हैं। अगर कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो मैं तो ये मानता हूं कि जो विपक्ष की भूमिका अकेले अभय सिंह चौटाला जी निभा रहे, चाहे वो विधानसभा के बाहर हो चाहे वो विधानसभा के अंदर हो। चलिए प्रदीप जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप जी अगर बात की जाए महंगाई को लेकर तो क्या साफ तौर पर ये जो स्लोगन है तेरी महंगाई मेरी महंगाई से अच्छी, इसको लेकर सरकारें काम करती हुई नजर आती हैं? अगर उसके आकलन के हिसाब से जाएं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश
आर्थिक स्थिति में अभी भी मजबूती से खड़ा है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन सब पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है, हमारे यहाँ इतनी तेजी से यानी इतना आगे नहीं बढ़ा। लेकिन एक चीज और भी कि गरीब आदमी को या रोजमर्रा वाले मजदूर को या हाथ से रोज की कमाई करने वाले के लिए रोटी बहुत महत्व रखती है। और रोजमर्रा की जो खाने की चीजें हैं, आटा है, दाल है, तेल है या रसोई गैस है, हम बात करते हैं कि हमने चूल्हे को त्याग दिया, हमने चूल्हा खत्म कर दिया, लेकिन आपने गैस से सब्सिडी भी हटा दी। जो सब्सिडी एक गरीब आदमी को मिलती थी, कम से कम गरीब आदमी तक खाने रोजमर्रा के लिए सुबह शाम पेट भर खाना खाने की चीजें, वस्तुओं की महंगाई जो है उस पर काबू करना होगा। और वही एक मुद्दा है। देखिए आप अभी इसमें प्रदीप जी, इसमें जो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एग्जाम्पल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूं। ये जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ये महंगाई की वजह से दिक्कत आ रही है या बेरोजगारी की वजह से दिक्कत आ रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए शहनवाज, मैं आपको बताऊं, मेरे अभी बीजेपी के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि महेंद्र एक गाड़ी की इतनी $1 मिलियन, इतने मिलियन की बुकिंग हो गई। देखिए जनाब, वो लग्जरी आइटम है 85। जी हमारे बहुत अच्छी चीज है। देखिए गाड़ी के 18,000 करोड़ की रमन जी हो जाती है और पाकिस्तान 1.7 बिलियन के लिए कटोरा लेकर घूम रहा है। सुनिए रमन जी का बात सुनिए। देखिए हमारे देश का 85%, हाँ प्रदीप जी, हमारे देश का 85% जनसंख्या लग्जरी जीवन नहीं देती। उन्हें रोटी कपड़ा और एक छत चाहिए। आप उस पर काबू कीजिए। बाकी लग्जरी की आइटम है, आप 28% लगाएं, 30 लगाएं, 25 लगाएं, जिसकी जेब में पैसा होगा वो खरीदेगा। लेकिन आप थोड़ा सा रोजमर्रा की चीजें जिनसे फर्क पड़ता है। देखिए डीजल पेट्रोल के भाव अगर बढ़ेंगे तो रोजमर्रा की खाने की जितनी भी चीजें हैं उन पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग से उनके रेट पर भी फर्क पड़ता है। महंगाई हम उस महंगाई की बात कर रहे हैं, हम उस अंतर्राष्ट्रीय इन्फ्लेशन की या उसकी बात नहीं कर रहे। वो कंसर्न है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात की तारीफ करता हूं कि हमारे देश की हालत, आर्थिक स्थिति बाकी अन्य देशों से काफी बेहतर है, नो डाउट। लेकिन आम आदमी को जो रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है उस पर अगर बीजेपी को काबू करना होगा। अगर नहीं तो इस तरह के प्रदर्शन होंगे और होने भी चाहिए, सड़कों पर लोग आएंगे भी। लेकिन फिलहाल ये जरूरत है कि जो हमारी पहली प्राथमिकता है उस गरीब आदमी की, जिसे रोटी चाहिए, जिसे दो जून की रोटी जिसे हम बोलते हैं, 2 समय की रोटी, पेट भर रोटी चाहिए, उस पे उसकी महंगाई को हमें काबू करना होगा। बिल्कुल, ये बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है कि जो 2 जून की रोटी है उसको लेकर काबू करना होगा। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे उन्होंने गेहूं का एग्जाम्पल दिया, मैं एक सब्जी का एग्जाम्पल देता हूँ। एक सब्जी है घिया और तोरी। जब किसान की घिया और तोरी बिकती है तो मेरे ख्याल से 7 रुपए या 8 रुपए किलो से ज्यादा आज भी भाव नहीं है, लेकिन मार्केट में वो 60 रुपए किलो है। ये रोकना होगा। अगर आप इसको रोक लेते हैं तो रोजमर्रा की महंगाई की चीजों को आप रोक पाएंगे। जब बाजार में सब्जी घिया 60 रुपए किलो मिलेगा या 50 रुपए किलो मिलेगा तो लोग महंगाई के लिए बोलेंगे। हाँ चलिए रमन जी, साफ तौर पर प्रदीप जी भी यही आकलन करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो महंगाई है वो जो हमारा गरीब तबका है, जहां तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, वो जो उससे वंचित होता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ प्रयास करने चाहिए? क्योंकि नो डाउट अगर इकोनॉमी बेहतर है, अर्थव्यवस्था बेहतर है तो उससे उसके ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन वो तमाम सुविधाएं उस तक कैसे मुहैया हो पाए और जो गरीबी रेखा के नीचे वो जीता हुआ नजर आ रहा है वो कैसे खत्म होती हुई नजर आए? रमन जी देखिए, जब देश के अंदर कोविड काल हुआ और कोविड काल के समय एक पूरा लॉकडाउन हुआ और इतना बड़ा इकोनॉमिक इंजन जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया। उसको स्टार्ट होते हुए भी टाइम लगता है और उसको अपनी स्पीड पकड़ते भी टाइम लगता है, और भगवान की कृपा है, भारतवासियों की एक मेहनत है, वो इंजन वापस रफ्तार बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रहा है। लेकिन मैं आपको इसका बताऊं कि जब से इस सरकार ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो कारगर कदम उठाए हैं उसका फर्क बताता हूं। 2 एग्जाम्पल देता हूं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देता हूं और एक पॉलिसी एग्जाम्पल देता हूं। पॉलिसी एग्जाम्पल ये है
कि एक फॉर्च्यून के तेल का पैकेट आज से 3 महीने पहले 185-190 रुपए तक पहुंच गया हुआ, आज वो 145 रुपए में मिल रहा है। और मैं खुद खरीद के आया हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 185 भी मैंने खरीदा था, 145 भी मैंने खरीदा, मेरे पास बिल पड़े हैं, चाहेंगे तो दिखवा दो। तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो उसका जवाब तो रमन जी गर्ग साहब कह देंगे कि अमूल, उसका जवाब तो साफ तौर पर वो कह देंगे कि अमूल ने और मदर डेयरी ने पैसे बढ़ा दिए। जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, कहीं ना कहीं ज्यादा हो रही है, लेकिन जो मेरे को शाहनवाजी, मेरे को अपना बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद उनको करिए। दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर जैसे सरकार महाविकास अघाड़ी जो लूट खसोट की गाड़ी थी उसकी हटी है, उससे अगर आप देखें कि वो सत्ता परिवर्तन होने के उपरांत महाराष्ट्र के अंदर तेल जो है 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक वही महाराष्ट्र के अंदर कम हो गया। और वो कैसे हुआ? क्योंकि सरकारें जो हैं वो इन्फ्लेशनरी टैक्टिक्स के माध्यम से अपने सिस्टम को जो चला रही थी उसको हटा के जनहितैषी काम कर रहे हैं। अब एक और चीज सामने आती है कि जब सरकारें 10-10 रुपए कम करती हैं तो ट्रांसपोर्टर्स नहीं कम करते साहब। क्या कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी उस चीज के लिए भी आगे बढ़ेगी और आह्वान करेगी कि जब तेल महंगा था और आपने दर बढ़ा दी अपनी ट्रांसपोर्ट की, तो क्या जब तेल 10 रुपए सस्ता हुआ तो आपने 5 रुपए किलोमीटर 2 रुपए किलोमीटर सस्ता करा जो आप भाड़ा लेते हैं, उसके लिए कभी बात नहीं होगी। तो ये जो दोहरे मापदंड है इसको नहीं करना चाहिए। हाँ, देश का हित सोचते हुए सबको सकारात्मक बात करनी चाहिए, वो सकारात्मक बात ये विपक्ष नहीं करता। चलिए गर्ग साहब, एक मेरा तो ये सरकार का काम है मलिक साहब, सरकार करे ना बयान। हाँ प्रदीप जी, सरकार वो हर एक अलग अलग सरकार तो कर ही लेगी। कब कर लेगी? आप अभी तक तो आप कह रही नहीं, आप सरकार तो कर ही रही है, अभी चुनाव आएंगे पता लग जाएगा। चलिए प्रदीप जी क्या कर रही है। प्रदीप जी फिर वक्त है वो एक विधायक के नाम पे, खानदान के नाम पे जिसका एक विधायक हो उसको इतना ज्यादा नहीं उछलना चाहिए। अरे ये प्रदीप जी का सवाल था। अरे प्रदीप जी का सवाल था रमन जी, ये प्रदीप जी का सवाल था। प्रदीप जी का सवाल था। अर्जुन जी का आपके खिलाफ बोलता है। अर्जुन जी का सवाल नहीं था रमन जी, ये प्रदीप जी का सवाल था। फिर वक्त जाया होगा। एक गर्ग साहब से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। गर्ग साहब, यूपीए काल की अगर बात की जाए तो 22 महीने तक लगातार 9% के आसपास जो है वो महंगाई दर रही थी। तो महंगाई दर हर सरकारों में रहती है, उसका समाधान सरकारों को निकालना चाहिए। अगर समाधान सरकार निकालती हुई नजर आ रही, क्या आपको लग रहा है कि जो महंगाई दर है वो उस पैमाने पर नजर नहीं आ रही है जिस पैमाने पर पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों के अंदर महंगाई दर दिखाई दे रही है? गर्ग साहब जी, सरकार अच्छा काम करेगी, अच्छा फैसला लेगी, जनता के हित में काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी सरकार की नीतियों के साथ है, सरकार के साथ। जो अपनी सरकार को नॉनसेंस बोल देता है, देश की सरकार हो, रमन जी मतलब बोलना चाह शांति से सुन लो। सपने में भी कांग्रेस दिखती आई, कांग्रेस आई, डरो मत। आप अपनी बात कह चुके, आपने और 4 सवाल आपने हो, पहले आप पूछ लो, बाद में बोल लूंगा। रमन जी बात बोलते, आज मैं जहाँ आपने मिर्जा जी बड़ी अच्छे 2-3 सवाल पूछे थे गरीब आदमी के बारे में, मैं ये की बात पूछना चाहता हूँ। गरीब आदमी आज मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी दावे के साथ 2 वक्त की रोटी सब्जी दाल के साथ खा नहीं सकता। गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को जो 5 रुपए लीटर दूध अभी हाल ही में बढ़ा है वो दूध पिला नहीं सकता। ये कहते हैं हमने हर घर में, मैंने प्रधानमंत्री ये भाषण सुना था 2022 में हर एक व्यक्ति के घर के ऊपर छत होगी, छत के ऊपर किसी को बिना छत के रह नहीं सकेगा। ये 2022 का उन्होंने पहले एडवांस भाषण दिया था 2019 के अंदर। आज हालात क्या है? मकान लोगों पे है नहीं, गरीब आदमी सड़कों पर है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। और हकीकत में क्या है, मकान जो बनता है, जो ईंट था या सरिया था या जो सीमेंट थी, उन पर कितना टैक्स
सरिया पे 5% से 18% टैक्स कर दिया। जो ईंट भट्ठा पर टैक्स नहीं था, इसके ऊपर पहले 5 किया कि 12% टैक्स कर दिया। इसी प्रकार सीमेंट पर आप देखोगे सरिया पहले से 2 गुना महंगा, सीमेंट में 70% तेजी और ईंट आज आप 6263 रुपए ईंट है, जो 3000 रुपए ईंट होती थी, दुगने रेट ईंटों कर दी। अरे गरीब आदमी पहले ही खतरी है, आप महंगाई करके। अच्छा गर्ग साहब कांग्रेस पार्टी प्लीज एक मिनट लूंगा। इन्होंने कहा उज्ज्वल योजना हमने घर घर सिलेंडर बांटे, तो तुमने सिलेंडर की लत डाल दी, सिलेंडर दे के फ्री सिलेंडर दे दिए, कोई सिलेंडर मुफ्त में भरे नहीं। कि वो 400 वाला सिलेंडर मजबूरी में 1080 का सिलेंडर उनको लेना पड़ेगा। पहले तो उनके चूल्हे फुड़वा दिए एक सिलेंडर देके। ये करो भाई, सिलेंडर भरवाओ 400 वाला के 2.5 गुना रेट दो। ये लोग तो वो है चोर न करे चोरी कर, साहूकार ने कहा भाग जा, चोर आने वाला है। इनके राज के अंदर 8 साल के अंदर देश का किसान, मजदूर, कर्मचारी पिटा है, लूटा है और दुखी है। एक वर्ष तो उन्होंने ये इनके हक में हो या इन्होंने अच्छा काम किया? एक बताओ किसान हक में अच्छा काम किया, या बताओ मजदूर के हक में यो काम अच्छा कर दिया? इन्होंने कहा हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। एक को दिया, खोस हो लिया, पढ़े लिखे लोग। एक महत्वपूर्ण बात ये बताइए, क्या जनता तक विपक्ष की आवाज पहुंचती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई का मुद्दा उठाया था, तब जाकर आपकी सरकार जो है गिरती हुई नजर आई थी। 8 साल से अगर महंगाई दर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो जनता हर एक राज्य में बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनती हुई नजर क्यों आ रही है? ये बहुत अच्छा सवाल मित्रों जी आपने किया। ये वो कलाकार पार्टी है, मत किसी का दूध पाड़ना हो ना जगह, किसी दूध को नहीं बीजेपी का लगी आंगली बिठा दो, उसे जगह दूध पाड़ देगा। भाई को भाई से बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये लोग क्या करते हैं, जब चुनाव आते हैं हिंदू मुसलमान मंदिर पब्लिक के बीच लाते हैं। आप ये बताइए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने महंगाई बेरोजगार डिबेट तो करी। कितने चैनलों के ऊपर महंगाई ऊपर बेरोजगार डिबेट होती है? आप जितने नेशनल चैनल खोल के देख लो, कहोगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, वहां बम फट गया, उग्रवाद आ गया। सारे चैनलों की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी नहीं है। अगर मैं मानता हूँ, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, हर खबर का धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ, आपने गरीब जनता की आवाज उठाने का काम किया। आपने गरीब जनता की आवाज को बनकर जनता सरकार तक पहुंचाने का काम किया। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार अच्छा काम करेगी, महंगाई कम करेगी, बेरोजगारी कम करेगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि विपक्ष का जो सवाल है वो आखिर जनता तक क्यों नहीं ट्रांसफर हो पा रहा है? जनता ये बात क्यों नहीं समझ पा रही है? ये हो चुका है, घर घर घंटी बज चुकी है। जिस प्रकार मेरे साथी और भी चैनल पे बैठे हैं उन्होंने बताया, आज हर एक आदमी दुखी है महंगाई के कारण। इन लोगों को ये गैस सिलेंडर खाली सिलेंडर नहीं, चलिए चलिए घर साहब मैं आपके पास आऊंगा, रमन जी मैं आपके पास आऊंगा। अर्जुन जी जो नारे लगाए थे, ये तो वो लोग हैं 20-20 रुपया गंदा बेचते हैं। गंदा की आड़ के अंदर जो प्रधानमंत्री जिस ठेले पर फोटो, जिस मुख्यमंत्री, चलिए घर साहब फिर मैं आपके पास आऊंगा, वक्त जो है वो खत्म होगा। अर्जुन जी अगर बात की महंगाई को लेकर, गंदा 20 रुपया हाथ में लेना पड़ेगा। महंगाई को लेकर अगर बात की जाए तो क्या आपको लग रहा है जो मुख्य विपक्ष की भूमिका होती है वो धरातल के ऊपर नजर आई है? अगर बीते 8 साल में इतनी त्रस्त जनता महंगाई से हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी बार बार क्या हो गया? घर साहब बस थोड़ा अर्जुन जी के पास जा रहा है। आपको क्या हो गया? हाँ चलिए अर्जुन जी बोलो अर्जुन जी बोलो। हाँ अर्जुन जी मेरा वही सवाल है कि अगर इतनी त्रस्त जनता है तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा क्यों जताती नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा का वो बताया कि भाई जिस तरह से लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की जो बात करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं। आपने पूछा कि विपक्ष की बात जनता तक आवाज क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि जिनको विपक्ष की भूमिका दे रखी है वो विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं रहे हैं। अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करूं, निरंतर लोगों के बीच में रहते हैं, प्रदर्शन काम करने का काम करते हैं। पेंशन काटने की बात हुई, 5 अगस्त को हमने पूरे प्रदेश के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया,
अकेले यमुनानगर में 36,000 पेंशन काटेगी थी, उस पर हमने प्रदर्शन करने का काम किया और निरंतर हम लोगों के बीच में रहते हैं। अगर मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है कि अगर हरियाणा प्रदेश में कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, नहीं तो कोई नहीं निभाने का काम कर रहा है। महंगाई को लेकर आप कहां पे आंदोलन कर रहे हैं? महंगाई को लेकर निरंतर हमने कितनी बार, पिछली बार अभी विधानसभा में बात करी, अभय सिंह चौटाला जी ने जो मुद्दे उठाने का, हमने 12 से 13 ध्यान प्रस्ताव लाने का पेश किए थे, लेकिन उसमें से 2-3 मुद्दे लाए, उस पर भी अभय सिंह चौटाला ने, आपने देखा, बेबाकी से मुद्दे उठाने का काम किया। और इसी तरह अगर सड़क की बात करें, सड़क पर भी निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल लोगों के बीच में रहती है, जनता के बीच में रहती है, जनता के मुद्दे उठाने का काम करती है। प्रदीप जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अगर बात की जाए पूरे विश्व स्तर को लेकर, दो चीजों से पूरा विश्व जो है वो जूझता हुआ नजर आया, कोरोना काल से और दूसरा यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से। क्या आपको लग रहा है कि अगर इन परिस्थितियों में भी भारत की इकोनॉमी स्टेबल है, वहां पर रुकी हुई है और महंगाई दर अन्य देशों की तुलना में बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, तो ये भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है? देखिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद भी रूस की नजर मार्केट भारत है। हाँ। हर वो देश जो इन्फ्लेशन से जो जूझ रहा है, जो महंगाई से जूझ रहा है, वो भी आज भारत के बाजार की तरफ रुख किए हुए है, उसकी नजर भारत के बाजार है। देखिए, मैं बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की कई चैनलों पे कई डिबेट सुन लेता हूं, देख लेता हूं। वहां भी चर्चा ये होती है कि हमें भारत से ट्रेड करना चाहिए, यानी कि मार्केट आज भी भारत की मार्केट की तरफ सब लोग देख रहे हैं, भारत की मार्केट में आज भी दम है। तो ये कहना कि हम लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जो वैश्विक स्थिति है, इस तरह से चारों तरफ युद्ध की आशंकाएं हैं, चौथे वर्ल्ड वार, तीसरे वर्ल्ड वार की आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसमें भी आज भारत अगर आर्थिक स्थिति के रूप में खड़ा है, देखिए आंतरिक महंगाई और अमेरिका जैसा मुल्क जो पूरे विश्व के ऊपर कब्जा करता हुआ नजर आता है, वो मंदी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और उसके विपरीत भारत जो है वो तब भी स्थायी भूमिका निभाता हुआ पूरे विश्व के लिए नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं शहनवाज, इस काल में भी हमारी जितनी परियोजनाएं थी, चाहे वो सड़क से है, चाहे वो रेल से है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी परियोजना थी, कहीं काम नहीं रोका गया, आज भी निरंतर जारी है। रेल तो बिक चुकी है प्रदीप जी, रेल का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। अर्जुन जी सुनिए, प्रदीप जी बात पूरी करिए। मैं आपको बताऊं, प्रदीप जी कह रहे हैं कि रोका नहीं गया, मैं आपको बताऊं अर्जुन जी, मैं आपको बताऊं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर मेरा समय और पेट्रोल बचता है 100 रुपए का, तो मुझे 50-60 रुपए देने में, टोल देने में, प्राइवेटाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं तो मिले, वो सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर थी। आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बुना जा रहा है, उसका लॉन्ग टर्म फायदा सभी को होना है। और मेरा मानना ये है कि ठीक है, आम लोगों के लिए खाने पीने की वस्तुएं या रोजमर्रा की चीजों की महंगाई दर को घटना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उस पर सरकार को ध्यान देना होगा, अन्यथा इस महंगाई से लोग परेशान हो जाएंगे और हो रहे हैं। तो मेरा जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, भारत कहीं भी आर्थिक स्थिति से अन्य देशों के मुकाबले में बहुत अच्छी स्थिति में है, नो डाउट। हाँ, चलिए छोटा छोटा रिएक्शन ले लेते हैं, वक्त की फिर कमी। रमन मलिक साहब, अगर बात की जाए महंगाई को लेकर, जो एग्जाम्पल आपने दिया, देखिए एक मिनट शाहनवाज जी, आपका सवाल भी जो भी है उसको भी मेरे ख्याल से मेरा जवाब ऑलरेडी कवर कर देगा जो मैं देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो कांग्रेस वाले मित्र कह रहे थे, मैं उनको याद करा दूं कि वो किसी की बढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने प्रधानमंत्री के द्वारा पारित एक प्रस्ताव को नॉनसेंस की उपाधि दे देते हैं और उसको फाड़ के सड़क पे फेंक देते हैं। तो वो बढ़ाई किसी की नहीं करते, जो अपने घर का नहीं करेगा वो बाहर का क्या करेगा। 2017 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति के लिए छत का आह्वान करा था और 2022 का टारगेट दिया था। कोरोना आएगा ये किसी को नहीं पता था, उसके बावजूद भी काम चल रहा है और काफी हद तक कंप्लीट हुआ है, आंकड़े बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, मैक्सिमम इन्फ्लेशन 2009-10 के अंदर जनवरी ईयर टू ईयर इन्फ्लेशन जो था वो 16.22% था।
और वहीं मिनिमम इन्फ्लेशन आपका जो उसके साथ हुआ इन 15-16 के अंदर वो था 2.22%, तो या 2.23%, तो वो भी आपको दिखता है कि कहाँ 16.22% और कहाँ 2.23%। और उसके अलावा 2004 के अंदर जब हम गए थे तो हमने 3.7% का इन्फ्लेशन रेट छोड़ा था, जो कि 2009 के अंदर 10.88%, 2009 के अंदर 10.88%, 2010 के अंदर 11.99%, 13 के अंदर 10.2%, ये डबल डिजिट की इन्फ्लेशन चल रही थी। और एक और चीज मैं आपके चैनल पे अभी बोलना चाहूंगा, मेरे दोनों मित्र पॉलिटिकल पार्टी से बार बार भाजपा के ऊपर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा और आपको सबूत दे रहा हूँ कि ना मैंने अभी तक पूरी डिबेट में हिंदू मुस्लिम नाम नहीं लिया, और ये दोनों बार बार ये हिंदू मुस्लिम पे जा रहे हैं, क्योंकि वहीं पे जाके ये अपनी नाकामियों को छुपाते हैं। चलिए गर्ग साहब संक्षेप में जवाब दीजिए, वक्त का थोड़ा अभाव है। देखिए मिर्जा जी, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस राज के अंदर हमने गरीब व्यक्तियों को ऊंचा उठाने के लिए 3 रुपए किलो गेहूं चावल देने की योजना लागू की। हमने घर के अंदर फ्री पाइपलाइन टूटी और 200 लीटर पानी की टंकी दी। 20 रुपए किलो दाल राशन डिपो के माध्यम से योजना लागू करी। जब कब की बात करते हैं 100 गज के मुफ्त प्लाट 3 लाख से ज्यादा गरीबों को अलॉटमेंट किए। ये सारी योजना, कांग्रेस की सारी योजना 2014 में कांग्रेस की सरकार बदलते ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बंद की। रमन भाई को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप जनता की तरफ देखिए, महंगाई पर अंकुश लगाइए, महंगाई को बढ़ती महंगाई उन पर रोक के मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, वक्त थोड़ा। रमन मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, अर्जुन जी इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, बजरंग दास गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े और प्रदीप जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। आप चारों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को लेकर जमकर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। अब 28 अगस्त की जगह 4 सितंबर को रामलीला मैदान में जाकर जो है वो रैली को संबोधित करते हुए नजर आएगी, और क्या कुछ रहेगा महंगाई को लेकर इसकी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।